हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जितने भी साथी यहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं, आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, जिसमें 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। यानी कि पहले लेक्चर जो हमने यहाँ पर डाला था उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था। जो भी हमारे जूलॉजी के 2 पेपर बन रहे थे उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके थे, 5-6 क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने क्लियर कर लिया था। अभी तक अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है, तो आप लोग फटाफट प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आज के सेकेंड लेक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। कौन से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे? जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए, इन सभी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है, बराबर। तो फटाफट देख लेते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, और इस लेक्चर के अंदर जो सेकेंड लेक्चर स्पेशली है, उस सेकेंड लेक्चर में जो हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, वो कौन सा है या कितने क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो ओवरऑल हम 2 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, वो है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट और स्किन। जैसे इंटीग्यूमेंट और स्किन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन यहां पर हमको इसके डिस्क्राइब भी करना है। जो इंटीग्यूमेंट है उसको डिस्क्राइब करना है, आपको डिटेल में उसके बारे में बताना है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसका फंक्शन कैसा है, इसके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को आमतौर पर त्वचा कहा जाता है, बोले तो स्किन कहा जाता है। तो जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, इसको मेनली हम या सामान्य भाषा में क्या कहते हैं बेटा? स्किन कहते हैं, ठीक है। जो बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है ना, ये बात हमें पता है, ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। आप देखेंगे सबसे बाहर ये हमारी स्किन ही पाई जा रही है इंटीग्यूमेंट के रूप में, और ये इंटीग्यूमेंट के रूप में जो स्किन है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है डिफरेंट टाइप के अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है, शॉक से, या आप कहें डैमेज होने से, इन्फेक्शन से, काफी चीजों से हमको ये प्रोटेक्ट करती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, ये तीन प्राइमरी लेयर से मिलकर के बनी होती है। यानी अगर हम इंटीग्यूमेंट की बात करें तो मुख्य रूप से 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से प्रत्येक लेयर की अलग-अलग संरचना एवं कार्य होती है। अब यहाँ पर जो प्रत्येक लेयर है, उसमें आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका फंक्शन अलग-अलग है। तो सबसे पहला हमको देखना है एपिडर्मिस। किसको देखना है बेटा? एपिडर्मिस के बारे में देखना है। देखिए, ये त्वचा की सबसे पतली, सबसे बाहरी परत होती है। एपिडर्मिस क्या होती है? ये स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर और सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। इसमें कई सब लेयर पाई जाती हैं। तो एपिडर्मिस, केवल आप एपिडर्मिस को देखें और उसके स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे बड़ी ध्यान से, तो उसमें आपको कई लेयर और भी देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली जो यहाँ पर लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रेटम कॉर्नियम। सबसे पहली लेयर को हम क्या कह रहे हैं बेटा? यहाँ पर एपिडर्मिस की लेयर को हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, यहाँ पर देखो डिटेल में सारा कुछ लेके चलना हो। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, कितना लिखना है, वो मटेरियल यहाँ पर दे रहा हूँ। आपको इसमें से कितना याद हो पाता है, आप कितना बेहतर तरीके से इसको तैयार कर पाते हैं, ये आपकी अटैक है, ठीक है। नहीं तैयार कर पा रहे हैं या नहीं याद हो रहा, तो वीडियो को कई बार देख लो, ठीक है। फास्ट ट्रैक पे कई बार वीडियो को देख लो। इससे क्या होगा कि कुछ शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और अगर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम की अगर हम बात करें, स्ट्रेटम कॉर्नियम एक ये पहली एपिडर्मिस की लेयर है। इसे हॉर्नी लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे आउटर लेयर होती है और डेड होती है, फ्लैटेंड केराटिनोसाइट्स से बनी होती है, ठीक है। फ्लैटेंड केराटिनोसाइट्स, फ्लैटेंड मतलब चपटी, केराटिनोसाइट सेल से, केराटिनोसाइट्स कहने मतलब जो केराटिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक। तो ये सबसे आउटर लेयर होती है, डेड होती है, फ्लैटेंड केराटिनोसाइट से मिलकर के बनी होती है, जो केराटिन से भरपूर होती है। इसमें केराटिन बहुत प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ये लेयर लगातार डेड स्किन सेल्स को नीचे की ओर, नीचे की लेयर द्वारा रिप्लेस करती रहती है।
ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये जो डेड स्किन हमारी है, इसको ऊपर की तरफ हटाती रहेगी और नीचे से ये ऊपर की तरफ आती रहेगी। तो डेड स्किन जो हमारी है, उसको रिप्लेस करने का भी काम करती है। ये लेयर एनवायरमेंटल डैमेज, पैथोजन और वाटर लॉस के खिलाफ एक मजबूत प्रोटेक्शन को प्रदान करती है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल डैमेज ना हो जाए। भाई एनवायरमेंटल डैमेज कहने का मतलब ये आप समझ गए होंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, वातावरणीय आपदाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैथोजन की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनके द्वारा कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और वाटर लॉस, बॉडी से जो वाटर लॉस होता है स्वेट की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से, उससे पानी ज्यादा ना शरीर से बाहर निकले, उसके लिए वाटर प्रूफ के रूप में भी क्या करती है बेटा, काम करती है। इन सबके खिलाफ ये काम करती है। कौन? स्ट्रेटम कॉर्नियम। दूसरी यहां पर देखो क्या, अब देखो स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात करें तो ये सबसे पहली लेयर, ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, ये वाली, ये स्किन जिसके ऊपर आप हेयर फॉलिकल्स भी देखोगे, दिस दिस वन, दिस इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम। यहां तक ये लेयर जो पाई जा रही है, दिस इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, अब स्ट्रेटम कॉर्नियम तो हमने देख लिया, अब हमको देखना है स्ट्रेटम लूसिडियम। तो दूसरी लेयर जो हमारी वो कौन सी बेटा, स्ट्रेटम लूसिडियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के ठीक नीचे पाई जाती है स्ट्रेटम लूसिडियम। ये केवल थिक स्किन में पाई जाती है, ये हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलेगी। जिनकी मोटी चमड़ी होती है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये केवल थिक स्किन में पाई जाती है, जैसे हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों में, हाथों की हथेलियों में और पैरों के तलवों में ये आपको देखने को मिलेगी। इस लेयर में डेड फ्लैटेंड केराटिनोसाइट सेल्स पाई जाती है। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप से साफ दिखाई देती हैं। अगर आप इसकी सेल को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से आप अगर हथेली से कोई सेल को कट करेंगे, उसकी अगर स्टडी करेंगे तो उसमें आपको स्ट्रेटम लूसिडियम साफ साफ दिखाई देगी। और यहाँ पर आप देखेंगे केराटिनोसाइट्स भी देखने को मिलेंगी। तो ये दूसरी लेयर हो गई। तीसरी लेयर जो हमारी यहाँ पर पाई जा रही है वो कौन सी बेटा, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ठीक है, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में सारी लेयर को देख लेंगे एक एक करके। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। अब स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम क्या कहता है, ये दानेदार परत होती है जो न्यूट्रिएंट्स रिच डर्मिस से दूर जाने पर केराटिनोसाइट्स डाई करना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, ग्रेनुलोसम कहने का मतलब है ग्रेन्यूल्स लाइक, यानी कि दानेनुमा संरचना यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दानेदार परत होती है जो न्यूट्रिएंट रिच डर्मिस से, जो न्यूट्रिएंट रिच डर्मिस से दूर जाने पर केराटिनोसाइट्स डाई करना स्टार्ट कर देती है। जो केराटिनोसाइट सेल्स यहां पर पाई जा रही हैं वो डाई करना शुरू कर देते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए यहां पर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कहां पर होगा, स्ट्रेटम बेसल्स में होगा। ठीक है, स्ट्रेटम बेसल से यहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है स्ट्रेटम स्पाइनोसम में। स्ट्रेटम स्पाइनोसम से ये दूर है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ये देखो दानेदार संरचनाएं पाई जा रही, दिस ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये दानेदार संरचनाएं के रूप में पाया जा रहा है, जिसको हम लोग स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के नाम से जानते हैं। और ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में धीरे धीरे क्या होता है, सेल डाई करने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल में केराटिन एंड लिपिड के पार्टिकल पाए जाते हैं। अगर आप देखें यहां पर तो इसकी कोशिका के अंदर आप देखेंगे कि केराटिन और लिपिड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो वाटर के लॉस को रिड्यूस करती है। तो लिपिड और केराटिन के पार्टिकल पाए जा रहे हैं जिसके कारण वाटर रिड्यूस यहां पर होता है। मतलब वाटर का लॉस यहां पर नहीं होगा, है ना, वाटर के लॉस को ये रिड्यूस करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बाद में कौन सी आती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। सभी लेयर के बारे में याद कर लीजिएगा। ये बेसल लेयर के ऊपर पाई जाती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, डीपेस्ट लेयर होती है, उसके ऊपर वाली ये लेयर होती है। ठीक है, एपिडर्मिस में सबसे डीपेस्ट। इस लेयर में केराटिनोसाइट्स होते हैं। अब यहाँ पर केराटिनोसाइट्स मिल रहे हैं जो ऊपर की ओर चले जाते हैं और चपटे होने लगते हैं। ठीक है, ये केराटिनोसाइट सेल जो होती है ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और चपटे होने लगती है यहीं से। ये सेल डेस्मोसोम्स द्वारा जुड़ी होती हैं। ये कोशिकाएं किससे जुड़ी होती है बेटा, डेस्मोसोम्स के द्वारा जुड़ी होती हैं, जो लेयर को माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्पाइनी फॉर्म में देखने को मिलती हैं। जो लेयर, अब इस लेयर को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है, डेस्मोसोम द्वारा जुड़ी होती है, जो इस लेयर को माइक्रोस्कोप में, या इस लेयर को ऐसा लिख लें, इस लेयर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर एक स्पाइनी फॉर्म में दिखाई पड़ती है। इस लेयर में लैंगरहैंस सेल्स,
ठीक, इस लेयर में लैंगरहैंस सेल्स कॉमा इम्यून सेल्स भी पाई जाती हैं जो बॉडी को पैथोजन से लड़ने में सहायता करती हैं। अब लैंगरहैंस सेल्स पाई जा रही हैं और कौन सी पाई जा रही है बेटा? इम्यून सेल्स पाई जा रही हैं। ये कोशिकाएं क्या कर रही हैं? शरीर को या स्किन को पैथोजन से लड़ने के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, लड़ने के लिए उसके काम में आ रही हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर है वो है स्ट्रेटम बेसल। सबसे लास्ट वाली लेयर है ये एपिडर्मिस की, स्ट्रेटम बेसल। ये सबसे डीपेस्ट लेयर होती है जो डायरेक्टली डर्मिस पर अरेंज रहती है। अब जाहिर सी बात है ये बेसल जो लेयर है, ये बेसल लेयर है या बेसल स्ट्रेटम है, स्ट्रेटम बेसल है, बेसल स्ट्रेटम है, ये सबसे डीपेस्ट है। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या मिलता है? डर्मिस। तो डर्मिस के ऊपर यही पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेटम बेसल तो सबसे डीपेस्ट लेयर होती है जो डायरेक्टली डर्मिस पर अरेंज रहती है। इसमें केराटिनोसाइट सेल्स पाई जाती है। इसमें क्या मिलती है बेटा? केराटिनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो लगातार डिवाइड होते हैं, जो लगातार विभाजित होते रहते हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहते हैं। और ओल्डेस्ट जो कोशिकाएं होती हैं इनको ऊपर की ओर धकेलती रहती है। यानी कि जो स्ट्रेटम बेसल है, इस स्ट्रेटम बेसल में ही सेल्स क्या होती है? डेवलपमेंट करती है, डिवाइड करती है। जो सेल डिवाइड होती है, नई वाली सेल नीचे ही रहती है और जो पुरानी वाली सेल्स हैं, जैसे मान लो ये लेयर पाई जा रही है, इसके लेयर के नीचे, जैसे मान लो ये लेयर पाई जा रही है, इस लेयर के नीचे ये सेल्स डिवाइड करना शुरू करें। तो जब ये सेल्स डिवाइड करना शुरू करेंगे तो बेटा तो ये अपनी संख्या बढ़ाएंगी। ये क्या करेंगी? अपना नंबर इंक्रीज करेंगी। और जब ये नंबर इंक्रीज करेंगी तो जो ऊपर वाली सेल्स पाई जा रही है ऊपर की तरफ फोर्सफुली क्या है बेटा? नॉर्मली फॉर्म में ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगी और ये वाली सेल्स नीचे से ऊपर, यानी कि एक सेल जो डिवाइड हो रही है वो ऊपर वाली सेल्स को धक्का दे रही है। ठीक है, तो ऊपर धकेलती रहती है जिससे यहाँ पर जो सेल्स पाई जा रही हैं बेसल सेल्स, स्ट्रेटम बेसल्स में जो ओल्डेस्ट सेल है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इस लेयर में मिलेनियोसाइट्स भी पाया जाता है। मिलेनोसाइट सेल्स भी पाई जाती है जो स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार पिगमेंट मिलेनिन का प्रोड्यूस करती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसी बेसल मेम्ब्रेन में मिलेनोसाइट सेल पाई जा रही हैं। ये मिलेनोसाइट सेल्स क्या करती हैं? मिलेनिन नामक पिगमेंट का, मिलेनिन नामक वर्णक का निर्माण करती हैं जो कि स्किन के कलर को क्या करता है बेटा? मेंटेन करता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है इसमें मार्कल सेल्स भी पाई जाती है। इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही है बेटा? मार्कल कोशिकाएं भी पाई जाती है जो नर्व एंडिंग से जुड़ी रहती हैं। अब जाहिर सी बात है जो मार्कल सेल्स हैं, ये मार्कल सेल्स किससे जुड़ी है बेटा? नीचे डर्मिस में जो नर्व सेल्स पाई जा रही है उससे, उसकी नर्व एंडिंग से जुड़ी हुई है। तो जब हम स्किन को इस तरीके से छूते हैं तो हमको सेंसेशन होता है कि हाँ किसी ने नगोचा है ना, किसी ने चोटी काटी है इस तरीके से, या किसी ने नोच लिया है आपको, किसी ने थप्पड़ मारा, तो उसका भी एहसास हमको कराती हैं। कौन? मार्कल सेल्स के द्वारा होता है। ये मार्कल सेल्स किससे जुड़ी होती है बेटा? नर्व एंडिंग से जुड़ी होती हैं। ये मार्कल सेल नर्व एंडिंग से जुड़ी होती है तो मार्कल सेल्स इसको सेंसेशन भेजेगी। ये नर्व सेल्स एकदम पावरफुली वर्क करता है और हमारे ब्रेन को बताता है कि भाई देखो कहीं पर चोट लग रही है, कोई मार रहा है। ठीक है, और सेंसेशन में भूमिका निभाती है। तो मार्कल सेल्स का मेन फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया? सेंसेशन में अपना रोल अदा करना। तो यहाँ पर बेटा अगर आप देखें थोड़ा सा हम डायग्राम की तरफ चलें तो डायग्राम में आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ, सबसे आउटर, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर यहाँ पर पाई जा रही है, ये आउटर मोस्ट लेयर किसकी? एपिडर्मिस की, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी एपिडर्मिस ही चल रहा है, इसके बाद में सेकंड आएगा डर्मिस। तो एपिडर्मिस को डिटेल में देख रहे हैं। एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे बाहर की ओर होता है, स्ट्रेटम लुसिडियम उसके नीचे होता है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम दानेदार कोशिकाएं होती हैं जो स्ट्रेटम लुसिडियम के नीचे पाई जाती है, और स्ट्रेटम स्पाइनोसम यहाँ पर ये सेल्स जो होती हैं, जो स्ट्रेटम बेसल होती है यहाँ पर डिवाइड कर करके सेल्स यहाँ पर भेजी जाती हैं, और जो पुरानी सेल्स होती हैं ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करती चली जाती है ना, और ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से बेटा स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और फिर स्ट्रेटम बेसल सेल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये तो बात हो गई हमारे डर्मिस की। अब सेकेंड जो हमारा पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस की बात हो गई। अब सेकेंड जो हमारा पोर्शन है वो कौन है बेटा? डर्मिस। ठीक है, हम मिडिल लेयर की बात करेंगे। वो आउटर मोस्ट लेयर थी, ये मिडिल लेयर है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, डर्मिस मिडिल है। डर्मिस के नीचे भी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है डर्मिस एपिडर्मिस से ज्यादा मोटी होती है और यह संयोजी उत्तक, बोले तो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है।
इसमें फॉलोइंग पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स आपको मिलेगा। ये स्किन को पोषण प्रदान करती है। ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है। दूसरा हमारा कौन सा है, नर्व एंडिंग्स। तो नर्व एंडिंग से मार्कल सेल का पोर्शन जुड़ा रहता है। ये टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर जैसी सेंसेशन का पता लगाने में सहायता करती हैं या सहायक होती हैं। ठीक है, नर्व एंडिंग की बात हो गई। फिर हम हेयर फॉलिकल की बात कर रहे हैं। अब देखो, स्किन के अंदर ये जो स्किन के ऊपर जो हेयर ये निकले हुए ना सॉरी, ये एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस से इनका रूट हेयर निकला होता है। डर्मिस से ये क्या होती है बेटा, जमती हैं। तो हेयर फॉलिकल क्या है, इस भाग से हेयर ग्रो करते हैं। हेयर फॉलिकल से क्या करते हैं बेटा, हेयर्स ग्रो करते हैं। और आपको पता है जो हेयर्स जो होते हैं स्किन के ऊपर हमको दिखाई पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है एपिडर्मिस को भेदते हुए और डर्मिस के अंदर से ये क्या होती है बेटा, निकलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबिसियस ग्लैंड्स भी पाई जा रही हैं। स्वेट ग्लैंड्स बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है, जबकि सिबेसियस ग्लैंड की अगर आप बात करें, इससे सिबस नामक सिबम, ठीक है, सिबम यानी कि ऑयल, ठीक है, सिबेसियस ग्लैंड स्किन को नमी देने के लिए ऑयल यानी कि सीबम का उत्पादन करती हैं, ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो ये त्वचा को मजबूती और इलास्टिसिटी प्रदान करती है। तो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर क्या करते हैं, स्किन को ये देखो लोचदार बना रही है। आप पकड़ के खींच रहे हो, छोड़ देते हो तो फिर उसी स्टेज में चला जाता है। ऐसा नहीं होता इसको पकड़ के हमने खींचा तो यहीं पर ये ऐसा रह जाएगा, नहीं, इसको छोड़ देते हैं तो ये वापस अपने स्टेज में चला जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर प्रोवाइड कर रहा है। चलो जी, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर काहे का है, डर्मिस का है। ये डर्मिस का स्ट्रक्चर है। तो डर्मिस के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ तो बेटा ये एपिडर्मिस पाई जा रही है, ठीक है, एपिडर्मिस। और ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज डर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक नीचे कौन मिल रहा है बेटा, डर्मिस मिल रहा है, ये वाला। और डर्मिस के ठीक नीचे क्या होगा, हाइपोडर्मिस होगी। तो वो बात की बात है। तो यहां पर आप देखिए ये हेयर फॉलिकल देखो डर्मिस के अंदर पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर ये येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये नर्व फाइबर्स बनाए गए हैं, ठीक है, येलो कलर का ये नर्व फाइबर्स है। यहाँ पर एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट है। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये दिस इज द स्वेट ग्लैंड, ठीक है, इनको हम क्या करें बेटा, स्वेट ग्लैंड करें, जो ऊपर डर्मिस में ओपन है, यहीं से पसीना बनता है, बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। इसके ठीक नीचे अगर आप देखें और देखें यहाँ पर, तो ये कुछ एरेक्टर पिलाई मसल्स पाई जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ एरेक्टर पिलाई मसल्स भी देखने को मिल रही है। इन एरेक्टर पिलाई मसल्स के पास में, या ये जो हेयर फॉलिकल है इसके पास में सिबिशियस ग्लैंड भी पाई जा रही है। दिस इज द सिबिशियस ग्लैंड, है ना, हेयर फॉलिकल से अटैच रहती है, हेयर फॉलिकल से या हेयर रूट से अटैच रहती है, जिससे सीबम नामक ऑयल सेक्रेट किया जाता है और जो बॉडी होती है वो मॉइस्ट रहती है। यहाँ पर आप देखिए रेड कलर का आर्टरी भी बनाया गया है और ब्लू कलर का वेन भी बनाया गया है। तो आर्टरी के थ्रू क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जाता है, और वेन के थ्रू क्या किया जाता है, जो यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल बना, उन वेस्ट मटेरियल को कैरी किया जाता है वेन के थ्रू, है ना। ये तो आपको पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें बहता है। तो ये तो बेटा हमारी बात हो गई डर्मिस की। तो सेकेंड लेयर हमारी कौन सी है, डर्मिस। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट और लास्ट लेयर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या कहती है कि हाइपोडर्मिस, जिसे चमड़े के नीचे का ऊतक भी कहा जाता है, चमड़े के नीचे मतलब डर्मिस के नीचे का ऊतक, डर्मिस के नीचे की टिश्यू कहा जाता है। ये सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ ये पाई जा रही है, और ये मुख्यतः फैट यानी कि एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो किससे मिलकर के बना है, एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना है। ये बात हो गई हमारे डर्मिस के डिटेल्ड स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ स्किन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला फंक्शन है कि मुख्यतः मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस, पैथोजेंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के खिलाफ एक बैरियर के रूप में कार्य करती है, ठीक है। कितना अच्छा पॉइंट है ये। मैकेनिकल इंजरीज में
हमें प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस से हमको प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है, इसके साथ साथ हमें पैथोजन से भी ये क्या करती है, छुटकारा देती है। ये स्वेटिंग और ब्लड फ्लो के माध्यम से बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो स्किन है ये स्वेटिंग करके और ब्लड फ्लो के माध्यम से इसके द्वारा बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है इसी स्किन के थ्रू, अर्थात यह थर्मो रेगुलेशन का काम करती है। किसका काम कर रही है बेटा? थर्मो रेगुलेशन का काम कर रही है। तीसरा पॉइंट देखो लिखा हुआ है, या पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर का भी सेंसेशन करने में सहायता करती है। तो आपको टेम्परेचर पता चल रहा है भाई, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर कैसे पता चल रहा है? आप चाय बना रहे हैं या दूध गर्म कर रहे हैं तो, या खाना बना रहे हैं, तो आप अचानक से अगर उसको पकड़ेंगे तो इतना हॉट होता है, वो इतना गर्म होता है कि जिसकी वजह से आपके हाथ जल सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को पता करने के लिए छोड़ तो बहुत गर्म है करने लगते हैं ना, तो ये क्या है बेटा? ये हमको सेंसेशन दिया किसने? स्किन ने, क्योंकि स्किन ही तो पाई जा रही है सबसे बाहर की तरफ। तो देखो टच करने में पेन, दर्द हो रहा है, अगर कोई थप्पड़ मारता है या घूंसा मार दे, इंजेक्शन लगता है तो पेन होता है ना? टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कोई टच कर रहा है तब आपको पता चलता है। और प्रेशर मतलब अगर आपके ऊपर कोई 20, 25, 30 किलो का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मतलब 60, 70, 80 किलो का जो है ना आदमी बैठ जाए तो आपको प्रेशर महसूस होगा, या कोई आपके ऊपर गद्दे पे गद्दा लाद दे, है ना? तो प्रेशर के सेंसेशन में मदद करता है। आगे देखिए, ये स्वेट के माध्यम से यानी कि पसीने के माध्यम से, ठीक है, वाट वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में भी सहायता करती है। अब जाहिर सी बात है कि जो वेस्ट मटेरियल हमारे स्किन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण बन भी गया है, तो उस स्किन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण जो वेस्ट मटेरियल बना है उसको स्वेट के द्वारा बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने का भी काम कर रही है। ये सनलाइट के संपर्क में आने पर, बहुत विशेष पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट के संपर्क में आने पर विटामिन डी का सिंथेसिस करने में मदद करती है। तो आप देखेंगे जो हमारी स्किन है, यानी कि जो स्किन में ये इंटीग्यूमेंट है, ये इंटीग्यूमेंट सनलाइट के संपर्क में आने पर विटामिन डी का क्या करती है बेटा? फॉर्मेशन करती है, जो बोन्स के हेल्थ के लिए आवश्यक होता है। तो सुबह सुबह की धूप आप लोग खाया करें, ठीक है, मतलब खाने के लिए नहीं, सुबह सुबह धूप में बैठा करें, कहने का अर्थ ये है। ये अत्यधिक पानी का लॉस और एब्जॉर्प्शन को रोकता है। ठीक है, स्किन क्या करती है? बहुत ज्यादा पानी के लॉस को, है ना, बहुत ज्यादा पानी के लॉस को और इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? रोकता है। पानी का लॉस भी ना हो और पानी के एब्जॉर्प्शन से भी हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इंटरनल होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है। जो आंतरिक होम्योस्टेसिस है उसको बनाए रखने में सहायता करता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, एंड सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट ऑफ मैमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्यूमेंट ऑफ मैमल्स के बारे में पूछा है, यानी कि इंटीग्यूमेंट जो है, बोले तो स्किन जो है, उस स्किन से क्या क्या डेरिवेटिव्स बने हैं मैमल्स के अंदर। स्तनधारियों में जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पाया जा रहा है उससे कौन कौन से डेरिवेटिव्स बनते हैं? तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। क्या प्रोड्यूस हुए? हेयर्स प्रोड्यूस हुए, नेल्स प्रोड्यूस हुए, हूफ प्रोड्यूस हुए, है ना? बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, आपको हेडिंग क्या डालनी है मैं बता दूं। आप हेडिंग डालेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट ऑफ मैमल्स। ये इस तरीके से हेडिंग पड़ेगी, मतलब हेडिंग आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं, सोचने के लिए कहीं जाना नहीं है। बस आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो हेडिंग डालिए, और उतनी हेडिंग डालने के बाद में फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एग्जामिनर भी कहेगा कि ये बहुत शातिर आदमी है। पहला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, मैमल्स का इंटीग्यूमेंट जिसमें मुख्य रूप से स्किन होती है, मल्टीपल लेयर एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी होती है, जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। जैसे मेमेलियन इंटीग्यूमेंट की बात करें तो इसके डेरिवेटिव से में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, जो एपिडर्मिस, डर्मिस और अदर कंपोनेंट से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कुछ एपिडर्मिस से बनने, कुछ डर्मिस से बनने, कुछ हाइपोडर्मिस से बनने, है ना, अन्य कंपोनेंट से यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ये डेरिवेटिव्स बनने। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारे पास में डेरिवेटिव है वो है बेटा हेयर। ठीक है, बाल।
तो हेयर मैमल्स का एक मेन कैरेक्टर होता है। ये मैमल्स के अंदर ही स्पेशली पाया जाता है क्योंकि हमको मैमल्स के बारे में पढ़ना है ना। और आपने बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में या कॉर्डेट में ऐसा देखा होगा कि हेयर नहीं होते, जैसे एम्फीबियन की बात करो, रेप्टिलियंस की बात करो, इनमें हेयर नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर आपको मैमल्स के केस में, मोस्ट ऑफ मैमल्स में हेयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हेयर मैमल्स का एक मेन कैरेक्टर होता है जो केराटिनाइज्ड सेल से बने होते हैं। जो केराटिनाइज्ड सेल से यानी केराटिन सेल से या केराटिन से मिलकर के बना होता है। तो हेयर में केराटिन पाया जाता है, ये हमको पता है। तो केराटिन किससे मिलकर के बना है? केराटिनाइज्ड सेल से मिलकर के बना है। ये इंसुलेशन और एनवायरमेंटल में प्रोटेक्शन और सेंसरी परसेप्शन में भूमिका निभाता है। तो इंसुलेशन में ये बहुत ज्यादा हमको हेल्प करता है। एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन और सेंसरी परसेप्शन, यानी कि हमको एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है और सेंसरी परसेप्शंस में भी सहायता करता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड है तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर पाया जाता है। जैसे हम सीप की बात कर लें, है ना, सीप की बात करें तो कितना सारा हेयर होता है उसके बॉडी के ऊपर। हॉर्स की आप बात करें, बियर की आप बात करें, तो जो ठंडे ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जितने ठंडे इलाकों में जो मैमल्स पाए जाएंगे उनके बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा ही हेयर पाया जाएगा। अब आप कहेंगे सर व्हेल मछली मैमलियन है, उसमें हेयर्स नहीं होते हैं। तो कुछ की मैंने बात करी ना, मोस्ट ऑफ जो मैमल्स हैं उनमें हेयर होते हैं। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनको आप छोड़ दें उसमें हेयर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आप समझ में आ गया। हेयर एक पहला डेरिवेटिव है। दूसरा डेरिवेटिव्स क्या है बेटा? नेल्स का पाया जाना, है ना, क्लॉज का पाया जाना और हूफ्स का पाया जाना। ये तीन स्ट्रक्चर जो बने हैं, नेल्स, क्लॉज और हूफ्स, है ना, नेल्स, क्लॉज और हूफ्स जो बने, ये भी किससे बने? इसी स्किन से बने। तो देखिए लिखा हुआ है, यह एपिडर्मिस से प्रोड्यूस होने वाली एक हार्ड एंड केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है बेटा? एक हार्ड और केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर है। कौन? नेल, क्लॉज और हूफ्स। नेल्स प्राइमेट्स में पाए जाते हैं। नेल्स कहां मिलने बेटा? प्राइमेट्स में मिलते हैं, जो फ्लैट होते हैं और फिंगर एंड टोज की रक्षा करते हैं। जो किसकी रक्षा कर रहे हैं बेटा? फिंगर एंड टोज की। नेल्स नाखून से नोच लेते हैं। क्लॉज, जिनको हम पंजे कहते हैं, बहुत सारे मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैमल्स में पाए जाते हैं। ये कर्व्ड, ये कर्व्ड शार्प, ये कर्व्ड होते हैं और कैसे होते हैं बेटा? शार्प होते हैं और पकड़ने मतलब ग्रास्पिंग और खोदने में, ठीक है, डिगिंग और बचाव, डिफेंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्लॉज की अगर आप बात करें, पंजों की बात करें, तो पंजे देखो किस में बहुत सारे मैमल्स में पाए जा रहे हैं। उनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये एक तो कर्व होते हैं, घुमावदार होते हैं, शार्प होते हैं, है ना, ग्रास्पिंग करने में सहायता करते हैं, डिगिंग करने में सहायता करते हैं और डिफेंस करने में क्या करते हैं बेटा? यूज किए जाते हैं। कौन? क्लॉज को। अगर आगे हम बात करें मैमल्स में पाए जाने वाले क्लॉज, जो मैमल्स में क्लॉज पाए जा रहे हैं, क्लॉज मॉडिफाइड होकर के हूफ्स में, ठीक है, जिसको हम लोग खुर कहते हैं। तो मैमल्स में ही जो क्लॉज पाए जा रहे हैं ये मॉडिफाइड हो गया किसमें बेटा? हूफ्स में, खुर में बदल जाते हैं। जो हूफ्ड मैमल्स में, हूफ्ड मैमल्स जिनमें खुर पाए जा रहे हैं, जैसे बफेलो हो गया, है ना, कैमल हो गया, इनके अंदर आप क्या देख रहे हैं? हूफ्स देख रहे हैं, खुर देख रहे हैं। तो मैमल्स में वेट को सपोर्ट करने, है ना, इसके वेट को सपोर्ट करने और हार्ड सरफेस पर चलने में सहायता करते हैं। हार्ड सरफेस पर चलने में क्या करते हैं बेटा? सहायता करते हैं। अब थर्ड यहां पर डेरिवेटिव क्या है बेटा? ग्लैंड्स का पाया जाना। ये भी तो बहुत बड़ा डेरिवेटिव है। स्वेट ग्लैंड्स हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, है ना, ये सब यहां पर पाई जा रही है। तो इसके स्किन में फॉलोइंग टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहली ग्लैंड जिसका नाम है सेबेसियस ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड्स के रूप में भी जानी जाती है। ये ग्लैंड सीबम का प्रोडक्शन करती है, जो एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो हेयर्स और स्किन को लुब्रिकेट बनाए रखती है। तो हेयर और स्किन को क्या करके रखती है बेटा? लुब्रिकेट बनाए रखती है और स्किन को ड्राइनेस होने से रोकती है। स्किन को ड्राई होने से क्या करता है बेटा? रोकती है। वहीं पर अगर हम लोग स्वेट ग्लैंड की बात करें, है ना, पसीने की ग्रंथि की बात करें, तो ये क्या करती है? देखो बेटा, मैमल्स में दो प्रकार की स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। एक तो होता है बेटा एक्राइनल ग्लैंड, दूसरा होता है एपोक्राइनल ग्लैंड। तो एक्राइनल ग्लैंड क्या कह रही है? एक्राइनल ग्लैंड कहती है ये थर्मो रेगुलेशन के लिए पानी
जैसा पसीना स्रावित करती है। ये थर्मो रेगुलेशन के लिए पानी जैसा, किसके जैसा बेटा, पानी जैसा पसीना स्रावित करती, सेक्रेट करती है, और मनुष्यों में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो हमारे अंदर जो पसीना निकलता है जब हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं या रनिंग करते हैं या कोई भी हार्ड वर्क करते हैं, तो पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। तो थर्मो रेगुलेशन के लिए ये बहुत बहुत स्पेसिफिक है, एक्राइनल ग्लैंड। दूसरा है हमारा बेटा एपोक्राइनल ग्लैंड। एपोक्राइनल ग्लैंड क्या करती है, ये बॉडी की गंध से जुड़ा एक थिकर सेक्रीशन को प्रोड्यूस करती है, बॉडी के गंध से जुड़ा। तो हर एक मैमल्स की अगर आप बात करें, उसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑड पाया जाता है, स्पेसिफिक आप देखेंगे तो गंध पाई जाती है। वो स्पेसिफिक गंध एपोक्राइन ग्लैंड से ही क्या होती है बेटा, सेक्रेट की जाती है। जैसे आर्मपिट एरिया में आम होता है, आर्मपिट जो एरिया पाया जा रहा है वहां पर ये विशेष तौर पर आम है और अलग तरीके का जो है ना बदबू को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे देखिए, जो थर्ड यहां पर हमारी ग्लैंड है उसको हम लोग कहते हैं बेटा मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये भी स्किन में ही तो प्रोड्यूस होती है मेमोरी ग्लैंड्स। एक्चुअल में क्या होता है, ये स्पेशलाइज स्वेट की ग्लैंड्स होती है। ये स्पेशलाइज स्वेट मतलब जो पसीने की ग्रंथि पाई जा रही है उसी का ये स्पेशलाइजेशन है। तो ये स्पेशलाइज स्वेट की ग्लैंड होती है जो यंग मैमल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिल्क का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, जो यंग मैमल्स होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो ये भी एक डेरिवेटिव हमारा हो गया। फोर्थ हमारा जो डेरिवेटिव है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं स्केल्स। अब बॉडी के ऊपर बहुत सारे, आपने देखा होगा मैमल्स के ही बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये मैमल्स में रेयर होने के बावजूद भी, बहुत सारा रेयर है लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कुछ मैमल्स जैसे पेंगोलियंस की बात करें, पेंगोलियंस की बात करें तो पेंगोलियन के केराटिन से बने एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। पेंगोलियन में क्या होता है बेटा, केराटिन से बने एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉर्न एंड एंटल्स की। हॉर्न्स एंड एंटलस की बात कर रहे हैं। अब हॉर्न एंड एंटल्स क्या होते हैं, देखिए लिखा हुआ है हॉर्न, ये कैटल और गोट जैसी स्पीसीज में पाए जाते हैं। हॉर्न की बात कर रहे हैं, सींग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो केराटिन शीथ से ढके होते हैं और बोनी कोर से बने परमानेंट खोल होते हैं। ठीक है, तो कैटल और गोट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत सारे चरवाहा में आपको देखने को मिल रहा है, कैटल्स में देखने को मिल रहा है और बकरी के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, हॉर्न, सींग और एंटलर्स क्या होते हैं, ये डियर में पाए जाने वाले होते हैं। ये डियर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एंटलर्स बोनी स्ट्रक्चर होते हैं जो हर साल शेड होती है, हर साल ये खराब होती है, बिगड़ती है और फिर से रीग्रो करती है। तो एंटलर हॉर्न की जैसा ही स्ट्रक्चर है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो हर साल शेड होती रहती है और बनती रहती है। इसमें केराटिन शीथ नहीं पाई जाती, यहाँ पर केराटिन शीथ होती है और ग्रोथ के समय ये ढके होते हैं। ठीक है, ग्रोथ के समय क्या होते हैं बेटा, ये कवर्ड रहते हैं। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, हॉर्न एंड एंटल्स की। अब हम बात करते हैं फुट पैड की। तो फुट पैड जो पाया जा रहा है ये भी एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है किसका, एपिडर्मिस का, इंटीग्यूमेंट्स का। तो बहुत सारे मेमल्स के पॉज या फीट, पंजों की बात करें या पैरों की बात करें, तो इसमें पाई जाने वाली थिक केराटिनाइज्ड स्किन प्रोटेक्शन और शॉक एब्जॉर्प्शन को प्रदान करती है। तो ये जो फुट पॉड है, ये जो फुट पैड्स हैं, फुट पैड हैं, ये क्या कर रहा है बेटा, पॉज और फिट को, है ना, पंजे और पैरों को, पंजों और अग्रपात और पश्चपात की हम बात करें तो पंजों और पैरों में ये क्या कर रहा है बेटा, एक बहुत थिकनिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कैमल को आप देखेंगे तो उसमें बहुत थिकनिंग वाला क्या है ना बेटा, फुट पाया जा रहा है ना, और ये केराटिनाइज्ड स्किन से मिलकर के बना होता है जो कि प्रोटेक्शन और शॉक एब्जॉर्प्शन को प्रदान करता है, शॉक के एब्जॉर्प्शन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बेटा हो गया हमारा क्या, आज का इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमने आज के इस लेक्चर में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने क्या किया बेटा, 2 लॉन्ग
क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 लॉन्ग क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में हम लोग 2 लॉन्ग क्वेश्चन और भी कवर करेंगे। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ये 2 क्वेश्चन जो यहाँ पर लॉन्ग है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट्री ऑफ मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में डेरिवेटिव्स आपको देखना है, डेरिवेटिव्स देखने हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के। डेरिवेटिव्स क्या है, व्युत्पन्न क्या है, और यहाँ पर इंटीग्यूमेंट और स्किन हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, आमतौर पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स पाए जा रहे हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेंट क्या है ना, या स्किन का फंक्शन आपको डिटेल में बताना था। शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने सारे के सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने थे, वो सब पढ़ा दिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए आराम से अपने घर पे बैठ कर। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कीजिए और अपने साथियों के साथ में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।